प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रथम अध्याय सामान्य भूगोल का परिचय कंप्लीट कर लिया और भूगोल क्या होता है, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए और भूगोल को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में हमने अध्ययन किया। ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, उस पर हमारी चर्चा हुई। सबसे पहले ये जो वर्ड था ज्योग्राफी, ये किस विद्वान ने दिया, उसकी भी हमारी चर्चा हुई। और भूगोल में मुख्य रूप से दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, किस प्रकार से दोनों इंटरलिंक है उसकी भी हमने चर्चा की। साथ ही साथ भूगोल एक समाकलन विषय है और अन्य विषयों से किस प्रकार से समायोजित करके भूगोल को पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है और किस प्रकार से वर्तमान और भविष्य की जानकारी इस विषय से हमें प्राप्त होती है, इसकी भी हमने चर्चा की। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण जानकारी इस लेक्चर में पुनः आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। साथ ही साथ सेकंड चैप्टर जो है, जिसमें हम पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और उसका विकास किस प्रकार से हुआ और वर्तमान में हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, ये वास्तविकता में किन किन चरणों से हमारी पृथ्वी गुजरी है, उनका अध्ययन करेंगे। तो यूनिट सेकंड है दोस्तों ये, और इसमें हमें उत्पत्ति और विकास से संबंधित पृथ्वी की आंतरिक भाग किस प्रकार से बना हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। महाद्वीप विस्थापन क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है, भूकंप किस प्रकार से आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी हमें क्या जानकारी प्राप्त कर देते हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस इकाई में हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आज हम पहला अध्याय जो इस यूनिट का है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ सिंपल सी बातें बताई गई हैं कि बचपन के समय जब हम इस पूरे आकाश में रात्रि के समय तारों को देखते थे तो हम सोचते थे ये तारे प्रतिदिन कहाँ से आ जाते हैं, या दिन के वक्त ये तारे हमें नहीं दिखाई देते तो क्यों नहीं दिखाई देते, रात्रि के समय तारे और चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, ये कहाँ से आए हैं। लेकिन हमने कभी पृथ्वी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि पृथ्वी हमें नज़र नहीं आ रही। जो हमारी आंखों से हम देख पा रहे हैं उन चीज़ों को हम हमेशा क्यों में रखते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, क्या कारण है। लेकिन हम पृथ्वी को नहीं देख पा रहे। या तो जब हम थोड़ी हायर स्टैंडर्ड में, हायर क्लास में जाते हैं, 8th 9th 10th 11th 12th में जब आते हैं तो हम पृथ्वी को देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी आई कहाँ से, क्या है ये पृथ्वी और क्या इस पृथ्वी पे हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो फिर इस पृथ्वी पे हमारा जीवन यापन कैसे हो रहा है, जबकि ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये पूरी गोल है, तो हम कहाँ स्थित हैं, कैसे जीवन यापन हो रहा है, हम कैसे इस पे स्थिर हैं। कुछ इन बातों की चर्चा होती है, ये क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। तो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि ये कुछ
खगोलीय पिंड की घटना है और छोटी कक्षाओं में आप सौरमंडल पढ़कर आ चुके हैं, और नहीं पढ़ा तो इसमें भी हम पढ़ लेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के पिंड होते हैं, ग्रह जिसको हम कहते हैं। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम चर्चा को शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ आरंभिक सिद्धांत हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कुछ आरंभिक सिद्धांत, वहाँ से हम इनकी चर्चा करेंगे। दरअसल लिखा हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, लेकिन ना केवल पृथ्वी बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी कहाँ पर है, क्या है, उसमें सूर्य का स्थान और ये पूरा सौरमंडल, सोलर सिस्टम, और उसमें हमारी पृथ्वी। तो यदि हम पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा कर लें तो ये सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि यदि हम एक छोटी इकाई के रूप में एक ग्रह मान के चल रहे हैं पृथ्वी को कि एक ग्रह है, तो ग्रह से पहले यानी सूर्य का विकास हुआ होगा, सूर्य का जन्म हुआ होगा, और उससे पहले गैलेक्सी का। और ये जो गैलेक्सी हैं ये अनंत, इस ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियाँ हैं। तो उसमें से हमारी भी गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वेव कहते हैं, मंदाकिनी जिसको हम कहते हैं, आकाशगंगा हम इसको कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो भी सिद्धांत है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित इससे पहले भी सिद्धांत दिए गए थे। एक व्यक्ति थे बफन, इन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन वो एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में, या यूँ कह लीजिए कि वो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं होता। लेकिन उसके बाद कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपना जो सिद्धांत दिया वो लगभग एक वैज्ञानिक रूप लिए हुए था, लेकिन वह भी एक स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं वो सिद्धांत अधूरा रह जाता है। लेकिन इसके बारे में एक छोटी सी मैं आपको एक इमेज क्रिएट करता हूँ। वो इमेज इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति हुए हैं थेल्स, एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है थेल्स महोदय, थेल्स नाम है उनका। और उन्होंने माना कि इस पृथ्वी या ब्रह्मांड की जो रचना हुई है ये जल से हुई है। शायद ऐसा कुछ उन्होंने माना कि जल से इस पूरी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो शायद जल से हुआ है, और जल को उन्होंने केंद्र बिंदु माना और उसी से उन्होंने पृथ्वी का जन्म माना। हालांकि पौराणिक सिद्धांत है जिसका लोगों ने खंडन भी किया, और कहीं वैज्ञानिक सिद्ध नहीं होता कि वास्तविकता में पृथ्वी का जो उत्पत्ति है वो जल से हुई है। तो एक प्रकार से ये एक तत्ववाद जो होता है कि एक ही तत्व को प्रधान माना था थेल्स ने, तो ये एक तत्ववाद सिद्धांत कहलाता है, जहाँ सिर्फ एक ही तत्व की प्रधानता मानी गई है कि पृथ्वी के जन्म में, पृथ्वी की उत्पत्ति में सिर्फ एक तत्व है। तो उसके बाद अन्य लोग आए, उसमें एक व्यक्ति था एनेक्सीमेंडर। और एनेक्सीमेंडर एक बहुवादी तत्व की व्याख्या करता है, और बहुवादी तत्व में क्या कहता है कि वास्तविकता में देखा जाए तो इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो शायद पहले वायु के रूप में रही होगी, वायु से अग्नि का उत्पन्न होना, और अग्नि के बाद वह तरल रूप में आई होगी, मतलब जल के रूप में, और जल से फिर वो बर्फ़ ठोस अवस्था में, क्योंकि जल के अलग अलग रूप होते हैं, गैसीय अवस्था भी होती है, लिक्विड तरल अवस्था भी होती है, और सॉलिड ठोस अवस्था भी होती है। तो शायद फिर उसने बर्फ़ का रूप धारण किया और फिर वो पृथ्वी के रूप में बदल गई हो। तो ये जो मान्यता थी ये भी एक प्रकार से पौराणिक मान्यता थी, या यूँ कह सकते हैं दार्शनिक दर्शन के आधार पर मान्यता रही होगी। पौराणिक हो सकती है, दार्शनिक हो सकती है, दर्शन के आधार पर बात कही गई होगी।
लेकिन ज्योग्राफी, क्योंकि जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि ज्योग्राफी एज ए साइंस सब्जेक्ट, जहाँ साइंस में हम लेबोरेटरी में कोई भी केमिकल होता है उस केमिकल की हम सत्यता साबित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी वैज्ञानिक मत होने अत्यंत आवश्यक है। जब भी वो सत्य साबित होंगे, अदरवाइज वो सत्य साबित नहीं हो सकते। वो सिर्फ एक पौराणिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, एक इंडिविजुअल मत हो सकता है। लेकिन यदि किसी सिद्धांत को, जब सिद्धांत की बात आती है, कोई हाइपोथेसिस, कोई थ्योरी की बात आती है, तो उसको प्रमाणिकता जब भी मिलती है जब वह वैज्ञानिकता पर सिद्ध हो सके। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए। उसके बाद एक व्यक्ति आया पाइथागोरस, और आप पाइथागोरस का नाम सुनते ही हैं, 9th-10th में आप पाइथागोरस प्रमेय का आपने यूज किया। तो वह एक व्यक्ति गणितज्ञ था जिसने कुछ गणित के मान्यताओं के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ मत दिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है विभिन्न तत्वों से मानी जा सकती है। इसमें विभिन्न तत्व होंगे, कोई एक पदार्थ नहीं हो सकता, अनेक पदार्थों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। तो इनका ये मानना था कि एक पदार्थ या 2 पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति ना होकर ये असंख्यक पदार्थों से इसकी उत्पत्ति मानी गई होगी। पाइथागोरस के बाद फिर अन्य कई विद्वान लोग अपने मत इन्होंने दिए, लेकिन काफ़ी हद तक कास्ते बफन भी उतना प्रमाणिकता नहीं सिद्ध कर पाए जितना कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपने मत को रखा। और इनके मत में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि आ गई थी, संशोधन इनको करना पड़ा। हालांकि संशोधन का काम 1796 में एक गणितज्ञ व्यक्ति लाप्लास ने इस पर संशोधन किया। तो एक छोटी सी पृष्ठभूमि मैंने आपके सामने बनाई है कि आपकी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। कि हम ये पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तविकता में किस प्रकार से हुई है। अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोगों की विचार हैं। इसमें विचार कुछ आपका भी हो सकता है, कुछ इमेज आप भी क्रिएट कर सकते हैं कि शायद पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि शायद पता नहीं पृथ्वी किस प्रकार से बनी होगी। पृथ्वी पर जल भी है, ठोस पदार्थ भी है, गैसीय पदार्थ भी है, तो फिर पता नहीं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी, कहाँ से हुई, कैसे हुई होगी। ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन अंततः हम जब आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो अंततः आपको एक सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा कि शायद 80-90% पृथ्वी की उत्पत्ति या इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शायद इससे हुई होगी। क्योंकि दोस्तों ये थ्योरीज़ है, ये सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत जैसे हैं आपको वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे। आपको उस सिद्धांत में जो बातें कही गई हैं आपको उतनी ही बातें ध्यान रखनी है, उसी तरह से ध्यान रखनी है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं रख सकते। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं माइंड में कि ऐसा क्यों हो सकता है, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा ही क्यों हो रहा है। लेकिन उस थ्योरी में, उस व्यक्ति की थ्योरी में जो कहा गया है वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं जोड़ सकते। हाँ, आपसे कोई पूछे कि साहब आपका क्या मत है, आप क्या मानते हैं कि वास्तविकता में पृथ्वी की उत्पत्ति आपके अनुसार कैसे हुई होगी, तो आप अपना मत दे सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति, कोई दार्शनिक, कोई भूगोलवेत्ता के मत में आप अपना मत नहीं जोड़ सकते कि मेरे मत के अनुसार ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ आपका मत नहीं काम आ सकता। देखिए, शुरुआत करते हैं पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उससे जुड़े जो संबंधित सिद्धांत हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध में विभिन्न दार्शनिक व वैज्ञानिक ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहला जो मत देने वाला एक वैज्ञानिकता के आधार पर हम कह सकते हैं, तो वो लोकप्रिय मत किसका रहा था, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का। इन्होंने
इन्होंने 1755 के आसपास 1755 के आसपास अपना मत दिया। और इनका जो मत था, ये इनका मत अद्वैतवादी संकल्पना पे था, या यूँ कह सकते हैं अद्वैतवाद संकल्पना पे इनका मत था। अद्वैतवाद संकल्पना मत का मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही पिंड से उसकी रचना मानी जाती है। यानी कि ग्रह की उत्पत्ति, कोई प्लेनेट की उत्पत्ति केवल एक ही पिंड से मानी जा सकती है कि इसी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये कहलाती है अद्वैतवाद। यदि वहाँ पर द्वैतवाद आ जाए, ठीक है, या बहुवाद आ जाए, तो मतलब वहाँ जो तत्व है वो एक से अनेक है, वहाँ तत्व एक से अनेक हैं। लेकिन जहाँ अद्वैतवाद है, यानी वहाँ केवल एक ही पदार्थ से उस ग्रह की उत्पत्ति मानी जा सकती है। और इस सिद्धांत को हम पैतृक संकल्पना भी कह सकते हैं, यानी पेरेंटल हाइपोथेसिस भी हम इसको कह सकते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि जन्म के समय हम यही मानकर चले होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक पदार्थ, एक कण से, एक पिंड से ही हुई होगी। तो यहाँ पर भी जो जर्मन दार्शनिक विद्वान हैं इमैनुअल कांट, इन्होंने भी यही माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही पदार्थ से हुई होगी और वो एक पदार्थ स्थिर रहा होगा, ठीक है। और जब अन्य पदार्थ उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के निकट आए होंगे तो उसमें एक ऊष्मा पैदा हुई होगी, और जब उसमें ऊष्मा पैदा हुई होगी तो वो धीरे धीरे गति करना उसने प्रारंभ किया होगा। और गति जब प्रारंभ हो जाती है, तो गति जब प्रारंभ होती है तो आप विज्ञान में पढ़कर आ चुके हैं कि दो तरह के फोर्स होते हैं। एक होता है अभिकेंद्री बल, एक होता है अपकेंद्री बल। अच्छे से पढ़ा होगा आपने, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो साइंस इस वजह से नहीं ली क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के नियम आते हैं, एक्सपेरिमेंट आते हैं और हाई लेवल पे हमें उसको पढ़ना पड़ता है, तो उससे बच के तो हमने आर्ट्स लिया है। और आर्ट्स में भी हमने ज्योग्राफी ली है ताकि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाए, हमारे मार्क्स आ जाएँ। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये एज ए साइंस सब्जेक्ट है। हालांकि इसमें उस तरह की साइंस नहीं आती जो वास्तव में साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर आती है कि इसमें आपको एज ए साइंस रूल्स ज़रूर आएंगे, साइंस की चीज़ें ज़रूर आएगी। आपको समझना होगा उस चीज़ के लिए कि वास्तव में ये ऐसा क्यों अप्लाई हो रहा है, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं साइंस से ज़रूर होता है। दूसरा ये कि साइंस के बच्चे, विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं वो लेबोरेटरी में उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जबकि हम फील्ड में अध्ययन करते हैं। तो हमारे मैथ्स भी आती है, मतलब सांख्यिकी जो आप पढ़ते हैं, हालांकि उस तरह की मैथ्स नहीं पढ़नी जो 11th-12th का या उसके हायर लेवल का जो स्टूडेंट पढ़ रहा है। हमें मैथ्स एक जनरल मैथ्स पढ़नी है जिसमें आपको गुणा भाग जोड़ बाकी, और उसके बाद अगले स्टेप्स भी आपको, जहाँ पे आपने सांख्यिकी में अलग अलग मीन, मोड, मीडियन ये आपने पढ़े हैं, तो ये भी आपको नॉलेज रखना है। तो हमें ज्योग्राफी में इसके आगे भी और कुछ पढ़ना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने क्या देखा कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 में अद्वैतवादी संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने माना कि एक ही पिंड से क्या हुआ होगा, पृथ्वी या ग्रह की उत्पत्ति हुई होगी। और इन्होंने माना कि जब एक पदार्थ के निकट अन्य पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निकट आए होंगे तो इनमें ऊष्मा का संचार हुआ होगा, और जब ऊष्मा का संचार हुआ होगा तो ये अपने पथ से इन्होंने चलना, गति करना प्रारंभ किया होगा। और जब गति प्रारंभ होती है किसी वस्तु में तो दो तरह के बल उसमें लगना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसको एक को कहते हैं अभिकेंद्री बल और एक होता है अपकेंद्री बल। तो दो तरह के बल हैं, यानी अभिकेंद्री बल जो होता है वो हमेशा परिधि से केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। और अपकेंद्री बल में क्या होता है कि वह बल जो केंद्र से परिधि की ओर लगे वह अपकेंद्री बल। कैसा बल है? अपकेंद्री बल। अब आप बोलेंगे साहब इसका कोई उदाहरण बताइए, तो इसका उदाहरण सिंपल सा है। अपकेंद्री बल की हम बात करें तो अपकेंद्री बल में यदि आपने, जब आप छोटे रहे होंगे, अभी भी आप छोटे हैं, बड़े तो नहीं हुए, तो आपने झूला झूला होगा। तो एक झूला था जो
बीच में से उसमें एक रोड हुआ करती थी और चारों तरफ गोल आकृति में उसमें कुछ डिब्बे लगे होते थे, वहाँ पर आपको बैठा दिया जाता था। और उसके बाद जैसे वो झूला ऑन होता था तो झूला ऑन होते वो राउंड करता, और राउंड करने से जो उसके चारों तरफ जो बैठने का एक साधन था, जो रस्सी से बंधा हुआ था या किसी पाइप से बंधा हुआ था, वो एकदम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ आपको समझ में आएगा कुछ, जैसे आपने देखा हो इस तरह का झूला हुआ करता था वो, इस तरह से यहाँ बीच में रोड हुआ करती थी और इस तरफ ऐसे ऐसे चारों तरफ आपने देखा होगा, और यहाँ पर बैठने का एक साधन हुआ करता होगा, ऐसे यहाँ बैठने के लिए यहाँ बच्चों को बैठा दिया जाता था। और जैसे झूला चलता तो झूला चलने के बाद ये इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ ये हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ, तो केंद्र में बल लग रहा था, और केंद्र में बल लगने से कोई वस्तु कहाँ छिटक के जा रही थी, बाहर की ओर, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई फेंक रहा है। ठीक है, और इसके विपरीत ये तो हो गया आप केंद्रीय बल जो केंद्र से परिधि की ओर लग जाए, और एक बल को होता है जो परिधि से केंद्र की ओर लग जाए, परिधि से केंद्र की ओर लग जाए, वो कौन सा बल कहलाएगा, अभिकेंद्री बल। आगे समझ में, तो अभिकेंद्री बल क्या हो गया, जो परिधि से केंद्र की ओर लग जाए, और अपकेंद्री बल क्या हो गया, जो केंद्र से परिधि की ओर लग जाए। तो कहीं ना कहीं जो अभिकेंद्री बल पहले लगा था, तो आप पूछेंगे सर पहले कब लगा, तो पहले जब लगा था जब उस पदार्थ उस पिंड के नज़दीक अन्य पिंड आए होंगे। तो वो अन्य पिंड कहाँ से आए होंगे, परिधि से आए होंगे। वो जो एक मेजर पिंड था, मान लेते हैं जैसे सपोज़ कि ये एक कोई पिंड था आपके सामने, ये एक कोई पिंड है मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये अन्य पिंड है, अब अन्य पिंड है, अब इसमें ये पिंड आकर्षित हो रहे हैं, यानी ये जो बड़ा पिंड है, ये आप जो देख रहे हैं ये बड़ा पिंड है, और ये छोटे पिंड इसकी तरफ ऐसे आकर्षित हो रहे हैं, यानी ये यहाँ जा रहे हैं सारे, ये इस तरह से जा रहे हैं। देखो ये इसके पास जा रहे हैं, ये इसके पास जा रहे हैं, ये इसके पास जा रहे हैं। तो ये जा कहाँ से रहे, ये क्या हुई इनकी परिधि, और परिधि से कहाँ जा रहे हैं, केंद्र में। तो परिधि से केंद्र में गए तो हुआ क्या, परिधि से केंद्र में गए तो हुआ क्या, कौन सा बल लगा, अभिकेंद्री बल। अब जब अभिकेंद्री बल लगा तो यहाँ बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे हो गए, और जब पदार्थ इकट्ठे हो गए तो इनमें ऊष्मा पैदा हो गई। क्या हो गया, इनमें ऊष्मा पैदा हो गई, और ऊष्मा पैदा होने से ये गतिशील हो गए। ऊष्मा पैदा होने से क्या हो गए दोस्तों, ये गतिशील हो गए, और गतिशील हो जाने के कारण इनमें से फिर पदार्थ अलग अलग छिटक के बाहर निकलने लग गए। तो इस जो मेन पदार्थ में जो कॉम्बिनेशन था पदार्थों का, वो मिलकर अन्य पदार्थों को उसने क्या दे दिया, जन्म दे दिया, या अन्य पदार्थों की उसने क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी। तो इस प्रकार से जो जर्मन दार्शनिक था उसने ये कुछ चीज़ मानी कि शायद इस प्रकार से हुआ होगा। लेकिन आगे चलकर आप देखें तो एक व्यक्ति और आए 1796 में, ये लाप्लास महोदय, और लाप्लास ने इनकी संकल्पना में थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन किया, संशोधन किया, और इनकी जो हाइपोथेसिस कहलाई वो कहलाई निहारिका परिकल्पना। ये निहारिका परिकल्पना किसकी थी, ध्यान रखना, ये निहारिका परिकल्पना थी लाप्लास की। जब आपसे पूछ ले कि साहब फिर कांट की परिकल्पना क्या थी, या कांट की हाइपोथेसिस क्या थी, तो आपको वो भी ध्यान रख लेना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कांट की जो हाइपोथेसिस उसका नाम था वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ साफ सुथरा। तो कांट की जो हाइपोथेसिस थी उसका नाम क्या था, वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, और हिंदी में लिखा है तो सामने लिखा हुआ है वायव्य राशि। ठीक है, वायव्य राशि परिकल्पना, ये किसकी थी, कांट की। जबकि इसमें संशोधन किसने किया, लाप्लास ने, और एक नई परिकल्पना बना दी, उसका नाम क्या था, निहारिका परिकल्पना। इनका संबंध भी कुछ इसी तरह सा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और इस अपनी हाइपोथेसिस को नए रूप में परिपादित कर दिया।
अब आगे क्या हुआ, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। मैंने आपको बताया कि ये जो परिकल्पना बनी, ग्रहों के निर्माण की धीमी अवस्था थी, धीमी गति से घूमने लगे होंगे, लेकिन गति हमें नहीं पता धीमी होगी कि तेज होगी। अब ये ब्रह्मांड में गति चल रही, तो हो सकता है कि वास्तविक रूप में ये धीमी रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो तेज रही होगी, हमें नहीं पता। लेकिन हम ये कह सकते हैं गति तो थी, और जब गति होगी तो आप केंद्रीय बल लगना स्वाभाविक बात है। तो इस तरह से जब ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, तो अन्य और भी कई भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री सामने आने लगे। तो बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन, ये दो विद्वान हो रहा है। चैम्बरलेन और मोल्टन का मानना था, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर अलग हो गया। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला, और यही पदार्थ सूर्य के चारों घूमने लगे और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए, वापस से पढ़ते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। पहली बात तो ये कि यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास जगह बहुत अच्छी है, यहाँ देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ब्रह्मांड में कोई एक सूर्य रहा होगा, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक सन है, ये हमारा सन है, हमारी गैलेक्सी का सन है, हम ये मान लेते हैं। इसने कहा कि एक सन है, एक सूर्य है, और सूर्य के निकट से कोई तारा, कोई एक स्टार इसके निकट से इस पथ पे ये इस तरह से आगे बढ़ा होगा। समझ में आ गया होगा ना। अब मैं एक लाइन बना देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक तारा मैं यहाँ पे और बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तविकता में हम तारे की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तारा है, ये तारा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ये गति चल रही है। इसका आगे क्या कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से, तारे के यानी इस तारे में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल लग रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, ये तारे के अंदर है। आगे कहता है गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकला। आप तो ये मान लीजिए कि कुछ पदार्थ इस सूर्य से बाहर निकल गया, मान लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से कोई एक आकृति के रूप में कुछ बाहर निकल गया, जिसको इसने नाम दिया सिगार के रूप में कोई आकृति रही होगी, वो इस सूर्य से बाहर निकल गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ ये जो पदार्थ हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। अब देखिए, पहले वाले सिद्धांत में क्या चर्चा हुई थी, पहले वाले सिद्धांत में चर्चा हुई थी कि कोई पदार्थ है और अन्य पदार्थ यहाँ पर आ रहे हैं, अन्य पदार्थ इससे जॉइंट हो रहे हैं, लेकिन हमें उसकी चर्चा नहीं करनी। ये मैंने आपको एक बेसिक बताया पहले वाले का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये था कि एक तारा अपने परिपथ पथ पे आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये जो तारा, इस तारे में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल किस पे अप्लाई कर रहा है, इस सन पर, ठीक है। अब इस सन से क्या हुआ, एक पदार्थ निकल गया, ये पदार्थ निकल गया। अब ये पदार्थ जो था, क्योंकि अब ये इसमें से निकला है, इसका मतलब ये पदार्थ इसी का ही होगा, इसके तत्वों का ही होगा। और जबकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कौन लगा रहा है, ये तारा लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ को या तो इस तारे के साथ चले जाना चाहिए था, या वापस इसमें समाहित हो जाने चाहिए था। समझ में आ रहा है दोस्तों। तारे में क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल। इस तारे ने जब अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, किस पर लगाया था, किस पर अप्लाई किया, इस सूर्य पे, ठीक है। तो इसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकला, तो इस पदार्थ को इस तारे के साथ चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, और ना ही वापस पुनः वापस सन में गया। तो हुआ क्या, इस पदार्थ ने इस सन के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया ऐसे।
प्रारंभ कर दिया और यही हमारा सौरमंडल बन गया। इनका कहना सिर्फ ये था कि इस प्रकार से शायद ग्रहों की रचना हुई होगी, ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी। तो देखो आगे क्या कहता है, ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आया कुछ समझ में? या नहीं आया तो फिर आप वापस पूछ लेना, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इसको ईजी करके समझा दिया। आगे फिर क्या बात होती है दोस्तों, आगे ये कहते हैं कि यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने जो बात कही थी, इसका समर्थन करा किसने? पहले तो किया जेम्स जीन्स ने और फिर किया हैरोल्ड जेफरीज ने। ये 1926 की बात थी जब इन्होंने अपनी बात कही कि ये मत बिल्कुल सही है जो चैम्बरलिन और मोल्टन कह रहे हैं। यद्यपि कुछ समय बाद तर्क सूर्य के चारों ओर या सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि अद्वैतवादी संकल्पना मतलब जिसमें केवल एक ही पिंड से जन्म माना जाता हो, उत्पत्ति मानी जाती हो। लेकिन यहाँ दो तारे की बात हो रही है, क्योंकि सूर्य भी क्या हमारा तारा ही है और एक अन्य तारे की परिकल्पना की गई थी जो उस परिपथ पर आगे चल रहा था। तो ये जो सिद्धांत है जो चैम्बरलिन मोल्टन ने दिया, जिसका समर्थन जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने किया, इसे हम कह सकते हैं कि द्वैतारक सिद्धांत परिकल्पना है, यानी बाइनरी हाइपोथेसिस या बाइनरी थ्योरीज है। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया होगा आपको। नंबर 1 फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 कि कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी दी 1755 में, और उसमें संशोधन किया 1796 में आके लाप्लास ने। और इन दोनों की जो थ्योरी थी वो थी अद्वैतवादी संकल्पना पर आधारित, जिसमें केवल एक ही ग्रह, एक ही पिंड से अन्य ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई। जबकि 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन और मोल्टन, दो विद्वान थे अलग अलग, इन्होंने बात कही कि एक सूर्य के रूप में एक अन्य तारा भी भ्रमणशील था और शायद उसी से उसने अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाई, जिससे कुछ पदार्थ उस सूर्य से निकला और वह सूर्य के चारों ओर वह पदार्थ घूमने लग गया और फिर उससे ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। फिर उसके बाद सर जेम्स जीन्स, सर हैरोल्ड जेफरी ने भी इस मत का समर्थन दिया और इसीलिए दोस्तों इसको द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 1950 की बात है और 1950 ईस्वी में रूस के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ओटो शिम्ड। वे जर्मनी के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कार्ल वाइजास्कर, ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था, यानी इन्होंने भी संशोधन कर दिया। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों से बना हुआ था। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। इनका कहना कुछ अलग है लेकिन संशोधन रूप में है। इनका क्या कहना है कि जो सूर्य है वह सूर्य निहारिका से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, साथ ही जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसका बना हुआ या उस जैसी कोई रचना हुई होगी। और इन कणों में जब घर्षण हुआ, टकराने जैसी स्थिति पैदा हुई, तो एक चपटी तश्तरी जो होती है उसकी आकृति में बादलों का निर्माण हो गया। उसकी आकृति में बादलों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इसमें अभिवृद्धि और प्रोसेस, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, अभिवृद्धि हुई और अभिवृद्धि के साथ में इसमें प्रक्रम यानी प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस होने से बाद क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गया। यदि आपने गैलेक्सी का चित्र देखा हो और यदि वीडियो शुरू करने से पहले आपने थंबनेल देखा हो, तो थंबनेल में आपको गैलेक्सी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। सेम उस तरह से प्रोसेस हुआ था और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों को की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझाने का प्रयास किया। अभी आप इसमें सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप कॉलेज लेवल पर जाएंगे
तो आप इनका अलग से वन बाय वन, कम से कम ये 5, 6, 7 लोग हैं, उनकी वन बाय वन हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। लेकिन इस लेवल तक केवल आपको इतना ही समझाया गया है, व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं, किसने कौन सी परिकल्पना दी आपको वो ध्यान रखना है, कौन सी अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक रहे, कौन से द्वैतारिक सिद्धांत के मत से समर्थित रहे, और कौन से व्यक्ति जिसने धूली कण की बात कही, यानी डस्ट पार्टिकल से किसने माना, तो ये व्यक्ति था रूस का व्यक्ति था ओटो शिम्ड, और जर्मनी का कार्ल वाइजास्कर। इन्होंने कुछ जो अपनी हाइपोथेसिस थी, निहारिका परिकल्पना थी, उसको थोड़ा बहुत इन्होंने संशोधन किया, और इन्होंने माना कि वास्तविकता में ये जो है ये धूल के कण, डस्ट पार्टिकल से इन्होंने इसकी उत्पत्ति मानी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा तो कुछ आधुनिक सिद्धांत भी सामने देखने को मिले, और आधुनिक सिद्धांत में जो सबसे प्रचलित मत था वो प्रचलित मत था ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित। और जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कोई मत पढ़ लेते हैं, इसका मतलब सारे कंक्लूजन जो है वो यहाँ बाहर निकल के आ जाएंगे। और उसमें क्या कहा गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत था उसका नाम था बिग बैंग सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी। और इसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। और इस परिकल्पना को 1920 में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है एडविन हब्बल। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर कई बार नाम पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बिग बैंग सिद्धांत, पहली बात तो ये, और बिग बैंग सिद्धांत को हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये 1920 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडविन हब्बल ने इसके कुछ प्रमाण उपस्थित किए, और इनने कहा कि ब्रह्मांड आज वर्तमान में भी विस्तारित हो रहा है, यानी इसका प्रोसीजर चल ही रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, ये कोई स्थैतिक गतिविधि नहीं है। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार पहले चैप्टर की बात पुनः याद दिला दूं। उसमें एक वर्ड आया था कि भूगोल जो है, भूगोल जो विषय है ये कहीं भी स्थैतिक विषय नहीं है, ये कहीं रुका हुआ विषय नहीं है, ये हमेशा गतिशील है, इसमें हमेशा गत्यात्मकता बनी ही रहती है, ये हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है, चलता रहता है, स्थैतिक नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ आपने पढ़ा था कि भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य होते हैं वो स्थैतिक नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं जाकर, वहाँ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य होते हैं वो स्थैतिक नहीं होते, अपितु उनमें क्या होती है, एक डायनामिक प्रोसेस होता है, एक गत्यात्मकता होती है, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो जब हमारा दिन आगे बढ़ता है, एक दिन समाप्त होता है, दूसरा नया दिन, इसका मतलब पृथ्वी भी रोटेशन चल रहा है, पृथ्वी का परिक्रमण चल रहा है, परिभ्रमण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, तो ब्रह्मांड भी विस्तारित हो रहा होगा। इस एक्टिविटी को हम अच्छे समझेंगे बाद में, लेकिन इतना समझ लेना आवश्यक है कि बिग बैंग थ्योरी के जो समर्थक थे, जो देने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 1920 में, जिनका नाम था एडविन हब्बल ने, ये प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड आज भी विस्तार ब्रह्मांड में जारी है। और समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं, इन्हें हम आकाशगंगाएं भी कहते हैं, मिल्की वेव, यूनिवर्स या गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। तो एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगा दें जिनको आकाशगंगाएं मान लें। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक जनरली जो बड़ा गुब्बारा होता है वो हमने गुब्बारा लिया और मार्कर पेन से हमने उस पर निशान लगा दिए, डॉट लगा दिए, और डॉट लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 4, 5, 7 जगह हमने डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद हम ये एक उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसमें हवा भरी जाती है और जैसे जैसे हवा भरते हैं तो वे धीरे धीरे उसमें हवा गैस आ जाने से वो स्प्रेड होता है, फूलता है, और जैसे ही वे फूलता है तो उसमें लगे जो चिन्ह होते हैं, यदि आपने पास पास भी लगाए हैं तो वो चिन्ह जो होते हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं। और ना केवल वो चिन्ह बल्कि उन चिन्हों की जो स्थिति होती है, यदि आपने पॉइंट भी लगाया होगा तो उस चिन्ह की जो स्थिति होगी वो भी धीरे धीरे स्प्रेड होती है।
यानी वो भी विस्तारित होता है। एक बिंदु से दूसरा बिंदु तो विस्तारित होगा ही होगा, लेकिन उन चिन्हों में भी वृद्धि होती है, ऐसा देखा गया। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं ये जरूरी नहीं है। लेकिन दो बिंदुओं में, दो जो बिंदु होंगे, 4 बिंदु होंगे, 8 बिंदु होंगे, उनमें गतिशीलता होगी, उनमें दूरियां बढ़ती जाएगी, ये सत्य है। लेकिन उस पर्टिकुलर बिंदु, वो बिंदु बढ़े ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे ये बात कही गई है। देखिए, गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये जो निशान हैं गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यदि आप ये पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि ये तथ्य अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करता। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इससे समझ पा रहे हैं कि शायद ऐसा होता होगा। और इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है अच्छे से कि पहले ये जो स्थिति है वो कुछ अलग थी, देखिए, दूसरे स्टेज में स्थिति कुछ अलग हुई और तीसरे स्टेज में कुछ स्थिति और अलग हो गई। तो ये जो दूरी है, ये दूरी जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग मतलब बढ़ती जा रही है। लेकिन इनके चिन्हों में ये जो चिन्ह लगे हुए हैं ये बढ़े, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको परिकल्पना समझ में आई होगी, जिसको हमने बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना। अब आगे की हम 1 बाय 1 और आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व भी अनंत था। ठीक है, यानी एक पदार्थ है तो उस एक पदार्थ का जो आयतन होगा, वो जिस पदार्थ की जितनी क्वालिटी होगी उतना उसका आयतन होगा, तापमान उतना ही होगा, घनत्व भी उसका उतना ही होगा। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार का विस्फोट बहुत तेज गति से हुआ, इतना तेज हुआ कि इस प्रकार का जो विस्फोट से हमने क्या देखा कि प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ, बिल्कुल फैल गया वो। और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई है वो भी लगभग इसी समय हुई होगी और वर्तमान में भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृत्त विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ होगा। बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ हो गया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। आपको बात समझ में आई? प्रयोग से समझ में आ गई होगी, लेकिन ये जहाँ जो बात कही गई है मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें कहा गया कि एक परमाणु, एक छोटा परमाणु रहा होगा, एक एकाकी परमाणु रहा होगा, जिसका अपना आयतन रहा होगा, अपना तापमान, अपना घनत्व रहा होगा। लेकिन इस छोटे से ही पदार्थ में इतनी तेज़ गति से यदि जब विस्फोट हुआ होगा उस समय, तो ये बहुत अधिक विस्तारित हो गया होगा। और जब ये अधिक विस्तारित हो गया होगा तो इसमें बहुत सारे कण विद्यमान रहे होंगे और वो अलग अलग विस्तारित हो गए होंगे। इसका मतलब ये जो घटना है ये आज की, कल की, परसों की नहीं है। इस घटना को घटित हुए लगभग 14 अरब वर्ष हो गए होंगे लगभग। और उसके बाद ये जो विस्तारित होने की जो घटना है ये उस समय से अब तक ये वर्तमान में जारी है, कंटिन्यूसली काम चल रहा है और ये आगे भी चलता जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदलती है, समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदलती है। तापमान का बढ़ना, तापमान का कम होना, स्थिर रहना, ये समय के साथ साथ चलता रहता है। तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी विस्तार होना ये एक निश्चित बात है। तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था हॉयल ने इस विकल्प को स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया।
इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा नहीं रहा होगा। ये निश्चित है कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी कोई वस्तु होती है, वो एक समय में एक निश्चित अवस्था में नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। लेकिन जैसे ही वे वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करती है या उसमें कुछ भी तनिक परिवर्तन आता है, तो उस वस्तु में भी परिवर्तन आएगा, ये निश्चित है। अब आप बोलेंगे सर इसका कोई उदाहरण बता दो एक बार। तो इसका एक उदाहरण सिंपल सा है कि फ्रीज़र में रखा हुआ कोई पोर्ट है, उसमें बर्फ़ जमी हुई है। वो बर्फ़ का जो आकार है वो जब तक बर्फ़ के रूप में है, वो जब तक होगा जब तक उस फ्रीज़र में होगा। ये बात समझ में आई होगी आपको। लेकिन जैसे ही वो जो पोर्ट था जिसमें बर्फ़ जमी हुई थी, आपने जमाने के लिए रखा हुआ था, जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद आपने उसको एक नेचुरल टेम्परेचर में उसको बाहर रख दिया और 4 घंटे बाद आप उसमें आके देखेंगे उसमें कुछ परिवर्तन तो मिलेगा ज़रूर। बात समझ में आ रही है मेरी। पहले वो बर्फ़ एक ठोस पिंड के रूप में था, आपने उसको सुबह 10 बजे उस फ्रीज़र से बाहर निकाला और उसको 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए अपने रूम टेम्परेचर में आपने रख दिया। तो क्या 3 घंटे बाद आपको वह उसी अवस्था में मिलेगा जब आपने 10 बजे उसको उस अवस्था से बाहर निकाला था, जब वह बहुत ठोस था? 3 घंटे बाद उसमें परिवर्तन निश्चित ही हुआ होगा। तो कोई भी वस्तु जो होती है वो स्थिर अवस्था संकल्पना में होती है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन प्रारंभ होता है। तो ब्रह्मांड किसी भी समय एक सा नहीं होता, एक सा नहीं होता। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार समेत अनेक परमाणुओं के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हो गए। तो ये किस प्रकार से चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, इसके अनेक कारण रहे होंगे और हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों और होने के पीछे क्या कारण रहा, तो उसके कुछ सिद्धांत ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे के लेक्चर में मिलेंगे हम तारों के निर्माण और ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।